नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जब इतिहास के सेशन को प्रारंभ करते हुए आज आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा कि कौटिल्य ने जो राजा के सप्तांग सिद्धांत बताए थे कि उसके जैसे बॉडी में 7 अहम अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, उसी तरीके से राजा के भी 7 हिस्से होते हैं, अंग होते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी। और हमने पिछली क्लास में आप लोगों को अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त के सप्तांग सिद्धांत। कौन से सिद्धांत हैं? सप्तांग सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इसके सप्तांग हैं, सिद्धांत हैं राजा के? तो देखिएगा, जैसे शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं। जैसे शरीर में 7 अंग, शरीर में कुछ अंग होते हैं, उसी तरीके से राज्य के भी 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? ये कौटिल्य के आधार पर, उसी में कौटिल्य ने ही इसे एक सिद्धांत का नाम दिया, जिसका नाम है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का बेटा कौन सा सिद्धांत है? सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होता है, सर्वोपरि कौन होता है? तो शीर्ष पर बेटा होता है राजा, जो राज्य का क्या होता है? हेड होता है, राज्य का मुखिया होता है। राज्य का बेटा क्या होता है? मुखिया होता है, राज्य का हेड होता है। वो कौन होता है? राजा होता है, ठीक। उसके बाद में यानी राज्य का मुखिया यानी राज्य का हेड क्या कहलाता है? राजा यानी सम्राट, राजा यानी सम्राट। उसके बाद आत्मात्य माने आंखें। आत्मात्य कौन होता है? जो उसके सलाहकार होते हैं, वो कौन होते हैं? आत्मात्य होते हैं, उसकी आंखें होती हैं, बताते हैं राज्य के बारे में कि क्या करना है, क्या करना है। पब्लिक आपसे, जनता आपसे कितनी खुश है, वह जनता के बीच में आप किस तरीके कौन कौन सी योजनाएं लाएं, क्या नाम, किसको? राजा को सलाह देते हैं। यानी कैबिनेट जो होता है, सलाहकार होता है, वो क्या होता है? आत्मित होते हैं। यानी राजा की बेटा क्या होती है? आंखें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये राज्य के ये दूसरा अंग है, यानी राजा के ये दूसरा अंग है। उसके बाद में आता है जनपद। जनपद यानी कि क्षेत्र में जनसंख्या, यानी क्षेत्र और जनसंख्या का एक पैर। यानी कि जनपद का मतलब होता है उसके पैर, यानी कि राजा के पैर, या कह लो राज्य के बहुत सारे पैर होते हैं, क्योंकि राज्य में बहुत सारे क्या होते हैं? जनपद होते हैं, जिले होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? राजा के ये पैर कहलाते हैं। उसके बाद में दुर्ग, यानी सेफ्टी के लिए दुर्ग, जिसे कहा जाता है आर्म, महा, जिसे क्या कहा जाता? दुर्ग। यानी कि राज्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दुर्ग होते हैं। जैसे हम लोगों की 2 बाजुएं होती हैं, बाहें होती हैं, वो हम लोगों की क्या करती हैं? किसी भी बाहरी आक्रमण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घुसालात करते हैं, यानी कि मारपीट करते हैं। तो ये हमें क्या करती है? सेफ्टी देती है। बाहें हमें क्या देती है? सेफ्टी। ये सेफ्टी वाले को हम क्या कहते हैं? कि ये दुर्ग है ये क्या है? दुर्ग है। उसके बाद में आता है कोष। कोष का मतलब है धन, यानी धन। धन से ही सारी क्रियाएं, आर्थिक हो या कोई भी राज्य की सारी संपन्न जो क्रियाएं होती है, वो संपन्न किससे कराई जाती है? धन की। अगर जिस राज्य में जितना अधिक धन होगा, है धन होगा, तो वो क्या होगा? कि वो राज्य उतना ही संपन्न होगा, ठीक, आर्थिक रूप से। तो कोष जिसका भरा होगा, यानी कि पैसा जिसके पास को बनाब शनाब होगा, तो ये क्या? ये राज्य का क्या है? धन का मतलब है मुख है, ठीक है। उसके बाद है दंड, सेना दंड, यानी कि सेना जो होती है वो राजा की क्या होती है? मस्तिष्क होती है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो ये दंड देना काम सेना का होता है। उसके बाद में सेना मस्तिष्क का काम करती है, ब्रेन का काम करती है। उसके बाद में आता है मित्र। मित्र क्या होता है? कान होता है। मित्र का काम क्या है? सुनना, अच्छी बातों को सुनना, गलत बातों को सुनना, समझे? तो ये क्या है? ये मित्र है। अगर अच्छी बातों को सुनोगे तो मित्रता बनी रहेगी, अगर आप उसके बारे में गलत कहोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो कान का काम क्या है? मित्रता। कान किस रूप में काम करता है? ये 7वां, राज्य के 7 अंगों में ये कौन सा अंग है? ये बेटा 7वां अंग। यहाँ तक बात समझ में आई है? यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को।
यहां तक समझ में आई कि नहीं बच्चा? ठीक है, सत्यम चलो कोई बात, आगे देखते हैं। आगे आगे क्या दिया गया है इसी के बाद में। हाँ, ये मुख्य अधिकारी, हाँ, चीफ ऑफिसर, ठीक, तीर्थ के, यानी कि तीर्थ में कौन कौन से चीफ ऑफिसर थे देखिएगा। यानी कि मुख्य अधिकारियों की संख्या, तीर्थ महापात्र, तो इनकी संख्या सबसे याद रखना कि मौर्य प्रशासन में 18 थी। मुख्य अधिकारियों की संख्या क्या थी? 18 थी। अधिकारी जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता था, अधिकारी भी कहा जाता था, तो इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। ये याद रखना, ये संख्या भी याद रखना। ये संख्या डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा है कि ये कितनी संख्या होती थी मुख्य अधिकारियों की। तो मुख्य अधिकारियों की संख्या बेटा कितनी होती थी? 18 होती थी। उसके बाद मंत्री, ठीक, मंत्री जो होता था है से प्रधानमंत्री, ठीक, मंत्री यानी प्रधानमंत्री। राजा के बाद में किसका नाम आता था? सबसे बड़ा जो अधिकारी अगर पूछा जाए कि मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो राजा तो होता था, उस पूरे क्षेत्र का मालिक यानी सम्राट होता था, है। उसके बाद में जो मंत्री यानी कि मंत्री परिषद होता था, उसमें सबसे ऊंची पोस्ट पर कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। जैसे कि चाणक्य क्या था, कौटिल्य क्या था, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा बेटा? तो पुरोहित आता है। तो पुरोहित होगा वो धर्माधिकारी होगा। पुरोहित क्या होता है? वो धर्माधिकारी होता है, यानी कि सबसे दूसरे नंबर पर जगह किसको मिलती है? तो पुरोहित को मिलती है, जो सारे संपन्न धार्मिक कार्य को क्या, धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता है। तो कौन कराता है? तो पुरोहित कराता है, यानी दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अधिकारियों में पुरोहित आएगा। उसके बाद में आता है युवराज। युवराज यानी कि राजा का जो पुत्र होगा वो युवराज होगा। किसे युवराज बनाएगा? तो राजा का क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी। अगर मान लीजिए किसी का राजा का पुत्र नहीं है, उसका वैध कोई पुत्र नहीं है, तो राजा ने जिसे भी युवराज की पदवी दे रखी है, जिसे भी बना रखा है युवराज, वो क्या होगा? राजा के ना रहने के बाद में वो उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी कि राजा को उसी कार्यकाल में किसी ने अचानक मार दिया है, किसी ने हत्या कर दी, तो जो युवराज होगा वही क्या होगा? राजा का उत्तराधिकारी होगा। राजा का उत्तराधिकारी होगा। तो तीसरे नंबर पर मुख्य अधिकारियों में कौन आता है? युवराज। उसके बाद समाहर्ता। समाहर्ता यानी कि राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रधान अधिकारी होता है। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, यानी पैसे का कलेक्ट का काम कौन करता था? समाहर्ता करता था। ठीक है, पैसे का जितना भी लेन देन होगा, किसको कितना देना, कितना पैसा आया राज्य क्षेत्र में, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, तो उनका आय व्यय का पूरा लेखा जोखा समाहर्ता रखता था, यानी कि ये मुख्य अधिकारी होता था। सन्निघात। सन्निधात। सन्निधात कौन होता है? वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। वो राजकीय बेटा क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। और प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा क्या होता है? फौजदारी न्यायालय का मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। प्रतिष्ठा जैसे जज कहा जाता है, तो जज प्रतिष्ठा यानी कि फौजदारी, जो फौजदारी है लड़ाई झगड़े वाला के न्यायालय में अगर जाता है तो मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनता है, यानी उसे कहा जाता था प्रतिष्ठा। आगे दिया गया साथ में है व्यवहारिक। बेटा व्यवहारिक में दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ देखो फौजदारी का प्रतिष्ठा हुआ और व्यवहारिक का दीवानी, जो जमीनी विवाद हुआ, अगर दीवानी को क्या जमीनी विवाद होता है उसमें क्या होता है? दीवानी मुकदमा चलता है। ठीक है, जो लड़ाई झगड़े खून खराबा होता है, मारपीट होती है, वो फौजदारी होता है। ठीक, तो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो वो उसे व्यवहारिक होता है। तो ये कितने 7 अधिकारी तो आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट। अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट, इसमें देखिएगा कि विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। विभिन्न विभागों के जो प्रमुख होंगे वो अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि बहुत जो भी जितने भी विभाग होंगे उसमें जो मुख्य होगा, मुख्य हेड होगा, वो क्या कहलाएगा? अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष यानी मजिस्ट्रेट। तो अर्थशास्त्र के अनुसार अनुसार संख्या इसकी कितनी है? 17 है।
यानी कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी उसमें जो है ये अध्यक्षों या मजिस्ट्रेटों की संख्या कितनी दी गई है? 27 दी गई है बेटा। कितनी दी गई है? 27। काहे बकलोली कर रहे भाई? ठीक, ध्यान रखना। तो इसमें अध्यक्ष कौन कौन, किस विभाग का कौन कौन होगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे लाल। ठीक है, क्या कौन होगा? देखिएगा, सीता अध्यक्ष। हाँ, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष होगा जो, वो किस विभाग का होगा? तो वो कृषि विभाग से संबंधित होगा। कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। बहुत सही। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। ठीक, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष बनेगा यानी एचओडी बनेगा, वो कौन होगा? सीता अध्यक्ष होता है। उसके बाद है शुल्क अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष क्या होगा? वो व्यापारिक कर का प्रधान होगा। जो व्यापारिक कर होगा यानी व्यापार से जो भी पैसा आता है, व्यापार से जो टैक्स आता है, पैसा कर आता है, उसका क्या होगा? वो शुल्क अध्यक्ष होगा। वो कौन होगा? शुल्क अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष क्या होगा? मुद्रा विभाग, पैसा कितना छपना है, कितना पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो मुद्रा का लेखा जोखा सारा रखेगा कौन? लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष कौन होगा? मुद्रा विभाग का। मुद्रा विभाग का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, दोबारा समझाएं। ठीक, तो लक्षणाध्यक्ष ये क्या होगा? मुद्रा विभाग से संबंधित होगा। ठीक, उसके बाद नव्या। नव्या अध्यक्ष। नव्या अध्यक्ष कौन होगा? तो जहाज विभाग का। जहाज विभाग का, जैसे इस समय जहाज रानी का अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। ठीक, तो तो नव्या अध्यक्ष कौन बनेगा? जो जहाज विभाग का अध्यक्ष होगा उसे क्या बोला है? नव्या अध्यक्ष। उसके बाद मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष जो होगा वो पासपोर्ट विभाग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। विदेश किसे जाना है, किससे व्यापार करना है, कितना लेन देन करना है, ये पासपोर्ट विभाग। पासपोर्ट विभाग को क्या बोला जाता है? मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष। ठीक है, तो 27 ये कितने हैं टोटल? अर्थशास्त्र के अनुसार 27 अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट हुआ। आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था? जाने कब अब देखिएगा, यानी कि केंद्र 5 प्रांतों के चक्रों में विभाजित था। केंद्र जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। 5 प्रांतों में विभाजित था। वो कौन कौन से थे? तो ये देखो दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 दिए गए। तो देखिएगा प्रांत कौन कौन थे? उत्तरापथ। उत्तरापथ पूछा जाए, मौर्य साम्राज्य के शासन काल में उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तो तक्षशिला। कौन सी थी? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। उसके बाद दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। क्या कौन सी थी? उज्जैनी। और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। कौन थी? प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी मेरे बच्चे? तो ये पाटलिपुत्र थी। उसके बाद कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो तोसली थी। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो तोसली थी। कलिंग कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई, कलिंग कहाँ पड़ता है? ठीक, कलिंग आज के समय में किस राज्य को पहले कलिंग कहा जाता था, बताइए। तो देखिएगा इसके बाद में प्रमुख कौन होता है? तो कुमार राष्ट्रिक आर्यपुत्र। इतने ये क्या होंगे? प्रमुख होंगे राज परिवार के सदस्य यानी सहायता मंत्रिपरिषद। तो अशोक अवंती का है, अशोक का पुत्र कुलाण, उसके बाद तक्षशिला। तो ये सारी चीजें प्रांतीय प्रशासन में आती। नगर प्रशासन क्या था? आप ये आइए बार, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में समझिए, नगर प्रशासन। ले 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 ले, पानी दे दे।
भर के दे देना। नगर प्रशासन में देखिएगा, जानकारी का स्रोत मैगस्थनीज की इंडिका है। यानी जानकारी का स्रोत क्या है बेटा? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका है इसका। तो प्रमुख नगर एस्ट्रोनोमोई ये प्रमुख नगर है। उसके बाद नगर प्रशासन में 30 सदस्य और 6 समितियों में विभाजित था। यानी नगर कितने सदस्यों में? 30 सदस्य हुआ करते हैं और उसके बाद 6 समितियां में विभाजित था। तो पहले अब देखो कौन कौन सी समिति 6 है। तो पहली समिति औद्योगिक और कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी। औद्योगिक और कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी जो पहली समिति थी। उसके बाद दूसरी समिति में विदेशियों के मामले देखना होता था। जो दूसरी समिति होती थी वो विदेशियों के मामले देखती थी। तीसरी जो एक समिति बनाई गई वो क्या? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी। है कौन लड़का जन्म, किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, तो ये पंजीकरण का काम कौन करता था? तीसरी समिति करती थी। तो चौथी समिति बच्चा मेरे क्या करती थी? चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य का विनियमन करती थी। यानी कि वाणिज्य और व्यापार का किस तरीके से लेन देन हो, इधर से उधर किया जाए, तो ये चौथी समिति करती थी। पांचवी समिति मेरे बच्चे क्या करती थी कि माल के विनिर्माण पर नजर रखना होता था। माल कितना बन रहा, कैसे बन रहा, उस पर सारी नजर बनाए रखने का काम कौन करती थी? तो पांचवी समिति करती थी। कौन करती थी? पांचवी समिति करती थी। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद में छठी समिति का काम क्या था? तो ये कर वसूलना था। हाँ, छठी समिति क्या करती थी? तो टैक्स वसूलती थी बेटा, कर वसूलती थी। यहां तक बात समझ में आई? देखो ये दिया गया नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में किस तरीके से काम होता था, ये मौर्यकालीन व्यवस्था है। आगे चलें। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में देखो, गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर को क्या गूढ़ पुरुष कहा जाता था? गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर को क्या कहा जाता? गूढ़ पुरुष। उसके बाद प्रमुख कौन होता था? महामात्य सर्प। महामात्य सर्प होता था। ये संस्था जो होती थी इस एक ही स्थान पर कार्यरत होती थी। ये जो गुप्तचर विभाग होती थी वो संस्था एक ही स्थान पर कार्यरत होती थी। संचार इसका भ्रमणशील है, समझे? हाँ, एक जगह संस्था होती थी मगर उसका काम जो होता था वो सब जगह भ्रमण करके देखना होता था कि भ्रष्टाचार कहीं तो नहीं हो रहा है। तो गुप्तचर विभाग का काम ही यही है। उसके बाद है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था किस तरीके से थी? ठीक, आइए राजस्व व्यवस्था पर एक नजर डाल लेते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिख देते हैं बेटा, जो पूछे जाने के लिए ज्यादा चांस रहते हैं। देखिए आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो अगर पूछा जाए आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो भू राजस्व इंपॉर्टेंट है। तो भू राजस्व यानी कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में, मौर्यकालीन साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो भू राजस्व। यानी कि जमीन से जो उपज का जो पैसा मिलता था या जो टैक्स मिलता था उसी को बोला जाता भू राजस्व। भूमि देखो, एक होती है सीता जिसे सरकारी भूमि कहा जाता था, भाग जो निजी होता था, आदेव मात्रक यानी बिना वर्षा से अच्छी खेती, ये इसे कहा जाता आदेव मात्रक। यानी कि भगवान की कृपा नहीं है उस पर फिर भी वर्षा नहीं हो रही, बिना वर्षा की अच्छी खेती है। लगता था कि ऊपर वाले ने बड़ी रहम कर दिया भाई कि वर्षा भी नहीं हुई, खेती बढ़िया मजे में हो गई, बढ़िया हो गई, ठीक, अच्छी खेती हो गई। अब देखिए भूमि कर उत्पादन का बेटा कितना लेता था? कौटिल्य के आधार पर 1/6 कौटिल्य। और मैगस्थनीज ने बताया क्या? या 1/4 मैगस्थनीज। यानी कौटिल्य ने भूमि कर क्या बताया? तो 1/6 उत्पादन का 1/6। उत्पादन का कितना लिया जाता था? 1/6। ये किसने बताया है? कौटिल्य ने बताया। उसके बाद मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया बेटा कि
उत्पादन का 1/4। अब देखिए बिक्री कर क्या होता था, मूल्य का 10वां भाग। मूल्य का जो पैसा होता था, मूल्य पड़ा होता था जो जिससे बिकता था, उसका 10वां भाग। ठीक। अन्न कर कौन से होते थे, तो रज्जु, जिसे भूमि मापन कर कहा जाता। अगर किसी कोई जमीन नपवाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसे रज्जु कहा जाता। एक होता है बलि, यानी कि बलि यह एक धार्मिक टैक्स होता था। अगर कोई भी व्यक्ति बलि देना चाहता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये धार्मिक कर था। एक था बीबित, ये है चारागाह, ये चारागाह टैक्स होता था, ये चारागाह टैक्स होता था। और नोट करके लिख लेना, सभी जगह होता है, आज भी होता। अकाल के समय ये राहत मिलती थी। अकाल अगर पड़ गया तो क्या मिलती थी, राहत मिलती है। ठीक है, राहत मिलती है। सत्य ठीक हो गया। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन देखिए कि कैसा था। देखो सैन्य प्रशासन क्या, युद्ध क्षेत्र में से सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। जस्टिन का विवरण, जस्टिन का विवरण किस तरीके से था, कुल सेना उस समय कितनी हुआ करती थी, तो 6 लाख। बेटा कितनी होती थी, 6 लाख होती थी। 6 लाख बहुत होती है जनसंख्या, तो 6 लाख, जिसमें 50,000 अश्वरोही यानी घोड़े वाले सैनिक हुआ करते थे। और उसके बाद में कितने, 9,000 हाथी व 8,000 रथ। ठीक, 8,000 रथ ये। हाँ, लुटेरों की भी सेना होती थी, लुटेरों की सेना होती थी। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार ये लोग करते थे, यानी लुटेरे वाले। और प्लिमी ने विवरण किस तरीके से दिया, 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक होते थे, 9,000 हाथी थे। तो सभी अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके आंकड़े प्रस्तुत किए। हाँ, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी कौन होता था, तो सभी जानते हैं बेटा, सेनापति होता। कौन होता है, सेनापति होता। वर्तमान में भारत का सेनापति किसे कहा जाता है, समझे, राष्ट्रपति। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सेनापति है। मैगस्थनीज ने सेना का रख रखाव 6 समितियां, यानी प्रत्येक में 5-5 सदस्यों द्वारा किया जाता था। यानी कि सेना का रख रखाव 6 समितियां करती थी, और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में कितने कितने सदस्य होते थे, 5-5 सदस्यों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये देखिएगा 6 समितियां कौन कौन सी हैं। तो पहली जो समिति होती थी, जल सेना की व्यवस्था करती थी, यानी नेवी का काम करती थी। क्या बात है? नेवी का काम करती थी जल पहली समिति। दूसरी समिति क्या करती थी, सामग्री यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी, यानी खाने पीने की व्यवस्था और जाने आने का ट्रेवल का काम सब कौन करती थी, दूसरी समिति करती थी। दूसरी समिति करती थी। ठीक, फिर तीसरी समिति बेटा क्या करती होगी, तो तीसरी समिति पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी, यानी आर्मी की करती थी। देखो नेवी हो गया, आर्मी हो गया। फिर चौथी समिति क्या करती थी, चौथी समिति अश्वरोही सेना की व्यवस्था करती थी। अश्वरोही यानी घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था करती थी चौथी समिति। चौथी समिति अश्वरोही घोड़े की व्यवस्था करती थी। आगे क्या दिया गया है, तो पांचवी समिति क्या करेगी, तो गज सेना, गज सेना की व्यवस्था करती थी, यानी कि हाथी वाली सेना की व्यवस्था कौन करती है, तो कौन, पांचवी समिति करती है। तो छठी समिति करेगी, रथ सेना की व्यवस्था करती है। रथ सेना की व्यवस्था छठवीं समिति करेगी। ठीक है, तो 6 समितियां थी, और इन समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, अन्य अधिकारियों में देखो ये दिया गया, जल सेना का क्या होता, नवाध्यक्ष, आयुक्त, गारगा अध्यक्ष, ये लॉजिस्ट होता था इसकी सामग्री और ये सारे सामान देने के लिए। ठीक। न्याय प्रशासन, देखिएगा इस न्याय प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय किसके, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि राजा खुद था। जनपद न्यायालय राजकू अशोक द्वारा बनाया गया था, राजकू।
ग्राम न्यायालय ग्रामीण यानी कि मुखिया जो होता था वो करता था। कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था, समझे, तो कौटिल्य के आधार पर देखो, धर्मस्थलीय दीवानी यानी धर्मस्थ व्यवहारिक होता था। कंठ कंठक शोधन फौजदारी या प्रतिष्ठाई होता था। ये न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था। ठीक, ये देखो बना हुआ। आगे चले, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। आज मौर्यकालीन व्यवस्था को पूरा खत्म ही कर देते। तो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या दिया गया, तो बड़ व्यवस्था का प्रचलन था। ओ शाबाश, ये क्या था, बड़ व्यवस्था, यानी कि जो चार बाण बनाए गए तो इसमें भी मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में बड़ व्यवस्था थी भैया। ठीक, बड़ व्यवस्था थी, बड़ व्यवस्था थी। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था, किया तथा अधिकार दिए। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया तथा उसका अधिकार दिया। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया। इंपॉर्टेंट, यानी कि किसने 7 वर्गों में विभाजित किया। तो 7 वर्गों में विभाजित करने वाला व्यक्ति कौन था, मैगस्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। देखने कौन कौन से 7 वर्ण हैं। एक तो इसने दिया दार्शनिक जिसे फिलोसफर कहा जाता है, एक किसान जिसे फार्मर, एक अहीर, एक कारीगर, एक सैनिक सोल्जर, एक निरीक्षक, उसके बाद एक सभासद, एक सभासद। ये 7 वर्गों में विभाजित किया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि एक था दार्शनिक, एक को किसान, एक अहीर, एक कारीगर, एक सैनिक, एक निरीक्षक, एक सभासद। ठीक, ये 7 वर्गों में विभाजित किया था किसने, मैगस्थनीज ने। आगे देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था है मौर्यकालीन में क्या थी, और देखो, स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के अधिकार थे। यानी कि पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा विवाह हो सकता था, नियोग प्रथा भी हो सकती थी। तो ये सारे अधिकार दिए गए थे किसमें, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। गणिका यानी कि वैश्या तथा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। रूपा जीवा कहलाती थी। जो वैश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका या बोला जाता था, रूपावती जीवा भी बोला जाता है। शिक्षा का केंद्र क्या था, इसका प्रमुख शिक्षा का केंद्र क्या था, तो तक्षशिला था। देखिए भैया तक्षशिला, ये देखो तक्षशिला। ठीक, देख लीजिएगा तक्षशिला। ठीक, हाँ, आगे देखिएगा, ये तक्षशिला देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो चीज सीख लगे। नहीं तो देखो मैं तक्षशिला में खड़ा हुआ, इस फोटो ले लीजिए। ठीक, ले लिया। हाँ, कहाँ का दिखाए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में देखो क्या क्या दिया गया कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी, सबसे पहले तो ये याद रखना कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक, हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ फसल जो थी वो धान की थी। यानी कि सबसे अच्छी जो फसल मानी जाती थी, सर्वश्रेष्ठ फसलों में कौन सी फसल मानी जाती थी, वो धान की फसल। ठीक, और इस समय धान का काम स्टार्ट होने वाला है, धान की रुपाई होने वाली है। तो सबसे खराब फसल कौन होती थी, गन्ना की। देखो, सबसे अच्छी फसल धान की और सबसे बुरी फसल गन्ना की होती थी। ठीक, सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों यानी रिंग बेल का उपयोग किया जाता है। यानी कि सिंचाई के लिए क्या किया जाता था, कुओं में देखा होगा वो चलता है, चलाया जाता था, उसमें पानी भर भर के निकाला जाता है। तो कूपों का व्यवस्था रिंग बेल जिसे कहा जाता था। प्रमुख उद्योगों में सूत की कटाई और बुनाई, सूत की कटाई होती थी और बुनाई भी होती थी। ठीक, हाँ, ये व्यवस्था थी। उसके बाद व्यापार वाणिज्य का अधिकारी होता था पांड्याध्यक्ष। ठीक, ये ना है। प्रमुख मार्ग देखिए, प्रमुख मार्ग कौन कौन से,
एक है स्थल, एक है जल। ठीक, ये है उत्तरापथ। कहां से कहां तक चलेगा? तो बंगाल से पेशावर, बंगाल से पेशावर, यानी कि ये इसे बोला जाता था उत्तरापथ। और दक्षिणापथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। जल मार्ग जो होता था, वाटर मार्ग, यह है भड़ोच, बेरी, गाजा यानी भ्रग कक्ष यानी बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिप्त, ताम्रलुक, ये थे इसके क्या? जल मार्ग। ठीक है, कौटिल्य ने जल मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। अंडरलाइन कर लेना कि किस मार्ग को कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ बताया बेटा? तो जल मार्ग को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया। विनिमय का माध्यम था, विनिमय का माध्यम था, यानी कि चांदी के पंचमार्क सिक्के फण कहलाते थे। ठीक, उसके बाद मापन की इकाई क्या होती थी? द्रोण, अनाज मापन द्रोण से होता था। निर्वर्तन यानी भूमि मापन का निर्वर्तन से होता था। ठीक, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला क्या थी? आइए, कि अशोक के स्तंभ, देखो लाल बलुआ पत्थर और पॉलिशदार स्तंभ होते हैं। लाल कौन सा पत्थर का प्रयोग किया जाता था अशोक के स्तंभों में? तो लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ अभिलेख, समझे? ये सारनाथ में भी मिला। देखो ये सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये देखो, ये दिख रहा है अशोक स्तंभ सारनाथ। उसके बाद में है इसके शीर्ष भाग में सिंह चतुर्मुख था। सिंह भाग में क्या? देखो देखो दिया गया, शीर्ष भाग में क्या है? ये सिंह चतुर्मुख है। ठीक, 1950 में, ये याद रखना, 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है बेटा। मध्य भाग में 24 तीलियां अशोक चक्र जिसे कहा जाता है। क्या है? देखिएगा मध्य भाग में 24 तीलियां, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये 24 तीलियां अशोक स्तंभ, ये या कह लीजिए, ये देखो तीलियां बनी, ये देखिए, ये तीलियां है 24। ठीक, मौर्यकालीन अशोक के स्तूप, इसमें देख लें कौन कौन से स्तूप कैसे कैसे थे, इनमें कुछ पे चर्चा की जाती। अशोक के स्तूप, परिभाषा, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों जैसे उनकी अस्थियों, दांत तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। यानी कि जो बौद्ध संत होते थे, महान बौद्ध संत होते थे, उनके कुछ अवशेष बचे होते थे, चाहे दांत हो या हड्डियां हो या कोई स्मृति चिन्ह हो जिसका वो प्रयोग करते थे, अवशेष कुछ भी बच जाता था, अस्थियां वगैरह, दांत, तो उनको ऊपर क्या बना दी जाती थे? स्तूप जैसा बना दिया जाता। देखो स्तूप बना हुआ है, स्तूप बेटा बना हुआ है, इस तरीके से ये स्तूप बना दिया जाता है। ठीक, तो सर प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसे, इसका अर्थ होता है ढेर। इसका क्या अर्थ होता है? ढेर होता है। जैसे हम लोग भूसा भरने के लिए कूप ऐसा बना देते हैं, ऐसे बौद्ध में क्या बनाया जाता है? अशोक के समय में या बौद्ध कालीन व्यवस्था में, मौर्य कालीन व्यवस्था में जो लोग बौद्ध से संबंधित थे वो स्तूप बनाते थे इस तरीके से। देखो स्तूप बना हुआ। ठीक, प्राचीनतम स्तूप पिपर हवा स्तूप है। पिपर हवा स्तूप है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है ये। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप बहुत पूछा जाता है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश में ये है। अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है, अशोक द्वारा ईंटों से क्या किया गया? निर्मित है, ये दिखाई दे रहा। 1818 में टायलर द्वारा खोजा गया था। 1818 में इसे किसके द्वारा खोजा गया था? टॉयलर के द्वारा खोजा गया था। इसमें 3 स्तूप हैं, 3 स्तूप हैं। एक है महास्तूप, महा भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनाया था। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को क्या बना दिया था? पत्थर का बनाया था। काला स्तूप अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं। ठीक, स्तूप 3 यानी सारीपुत्र और महामोदगालयन के अवशेष हैं। ये सारे बौद्ध संत हुआ करते थे उस जमाने। आगे देखो, भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश।
भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा नींव रखी गई थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण किया गया था। ठीक, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। 1873 में भरहुत स्तूप को खोजा गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया। ठीक, ये लाल बलुआ पत्थर के हैं, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये देखो, लाल बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है। ठीक, यहां तक। आगे चलते हैं। स्तूप की संरचना देखो, स्तूप की संरचना किस तरीके की होती थी। स्तूप की संरचना, स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना यानी पवित्र सामग्री के ऊपर गोलार्ध होता था। यानी कि जो पवित्र सामग्री अवशेष हुआ करते थे उन्हीं के ऊपर क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। ये देखो अर्धवृत्ताकार है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्धवृत्ताकार है कि नहीं है? अर्धवृत्ताकार और पवित्र सामग्री के ऊपर गोलार्ध के रूप में बनाया जाता था। उसके बाद में अंडे के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हार्मिया कहा जाता है। हार्मिका, हार्मिका कहा जाता है। देखो ये छज्जे के रूप में ये बनी हुई है, ये देखो ये छज्जे के रूप में बनी, इसे हार्मिका कहा जाता था। ठीक, हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहा जाता था। ठीक, यष्टि 3 छतरियां लगी होती थी। उपयुक्त संरचना के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा होता था। ठीक, इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी जहां तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार बनाया जाता था। देखो तोरण द्वार, देखो ये वेदिकाएं बनाई गई, समझे, और ये तोरण द्वार है, ये निकलने के लिए, आने जाने के लिए ये द्वार बनाया जाता था। ठीक, इस तरीके का है, आप देख लीजिए। है, ये क्या दिया? प्रदक्षिण पथ है, समझे। उसके बाद पवित्र सामग्री यहाँ पे रखी हुई है, ये मेदी है, ये वेदिकाएं हैं। ठीक है, ये अंडाकार की आकृति का ये देखो बना है अर्ध, इस तरीके, ये छत्र है, ये याति है। ठीक, स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ, अब देखिएगा अर्थ क्या क्या है? स्तूपों के विभिन्न अंगों का अर्थ। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है? स्तूपों के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक करते हैं, प्रतीक है। यानी कि तोरण द्वार का मतलब 4 तोरण द्वार हुआ करते हैं जो चारों दिशाओं में बौद्ध की यानी कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, तो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए ये 4 तोरण बनाए गए थे। वेदिका, वेदिका होती है स्तूपों के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है जिससे वेदिका रेलिंग कहा जाता है, जो पत्थर के विभिन्न स्तरों या पट्टियों का बना होता है, बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती, यानी कि चारों तरफ एक बाउंड्री ऐसी बना दी जाती जिसे वेदिका कहा जाता है। उसके अंदर पवित्र सामग्री यानी कि अवशेष रखे होते थे। ठीक, अंड क्या मतलब क्या है? शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक। हार्मिका है देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक क्या है? हार्मिका है। छत्र बुद्ध के विचारों व भिक्षुओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, संपन्न, सम्मान एवं उदारता, ये थी। आइए आगे चलें। अशोक के अभिलेख। ठीक, अशोक के अभिलेख बेटा, अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। समझते हैं कि किस तरीके से अशोक ने अभिलेखों में क्या क्या दिया था, कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला, इन सभी बातों को हम अगली क्लास में बेटा समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट, प्यारा सा कमेंट, जब भी आप वीडियो वॉच करें तो सभी लोग अच्छा सा कमेंट करके बताएं, जिससे हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।